अस्सलाम वालेकुम क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। व्हाट इज़ पीसीबी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोसेस की स्टेट्स को। प्रोसेस की स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं? न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटेड। तो अब ये जो प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं और प्रोसेस स्विच करते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, और फिर प्रोसेस जो है मल्टी प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो उस टाइम पे जो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, हर प्रोसेस के पास एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। Process control block. Each process is represented in operating system by a process control block, also called a task control block. ऑपरेटिंग सिस्टम में हर प्रोसेस जो होता है उसका एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है जिसको हम टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं। अब देखते हैं कि ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या टास्क कंट्रोल ब्लॉक जो है ये किस लिए होता है और इसकी क्या अहमियत है और ये क्या काम करता है। A PCB contains many pieces of information associated with a specific process. सबसे फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट जो है पीसीबी की या फंक्शनैलिटी वो ये है कि इसमें इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेस के बारे में। A piece of information associated with specific, हर प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है और जिस प्रोसेस का वो पीसीबी होता है उसने उस प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन होल्ड की होती है, उसके पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। कौन सी इंफॉर्मेशन होती है आइए वो डिस्कस करते हैं। पॉइंटर, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस नंबर, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, मेमोरी लिमिट्स, ओपन फाइल, लिस्ट, मिसलेनियस, अकाउंटिंग एंड स्टेटस डेटा। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में ये सारी इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेस के बारे में कि पॉइंटर, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस नंबर, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, मेमोरी लिमिट्स, ओपन फाइल, लिस्ट एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये सब क्या है। हाँ जी। A PCB contains many pieces of information associated with a specific process including these. फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे प्रोसेस स्टेट। पीसीबी जो होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या टास्क कंट्रोल ब्लॉक, उसमें जो सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है वो है प्रोसेस स्टेट। वो क्या है? द स्टेट में बी न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, हार्टेड एंड सो ऑन। सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो पीसीबी स्टोर करता है वो ये है कि उसने प्रोसेस की स्टेट देखनी है कि प्रोसेस जो है वो किस स्टेट में था या है, न्यू में, रेडी में, रनिंग में, वेटिंग में, हार्टेड में एंड सो ऑन। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना होता है तो ये सारी इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है। अगर तो कोई प्रोसेस अभी एंटर हुआ है तो उसने एग्जीक्यूट अभी होना है तो वो अभी जो अभी एंटर ही हुआ है तो वो न्यू स्टेट में होगा। जब वो वेट कर रहा होगा रिसोर्सेज के लिए, सीपीयू के लिए, तो वो रेडिंग में होगा। जब उसको सीपीयू मिल जाएगा और वो एग्जीक्यूटिंग कर रहा होगा तो वो रनिंग स्टेट में होगा। और अगर एग्जीक्यूशन करते हुए उसको किसी रिसोर्स की ज़रूरत थी या कोई इंटरप्ट ट्रैप अकर हुआ तो वो वेटिंग में चला जाएगा। एंड अगर उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। ये वाली प्रोसेस स्टेट्स इनमें से जो भी उस टाइम होगी प्रोसेस की स्टेट वो पीसीबी में सेव होगी। नेक्स्ट है प्रोग्राम काउंटर। The counter indicate the address of next instruction to be executed for this process. अब ये होता है कि जब मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही होती है तो एक प्रोसेस को जब टर्मिनेट पास करके दूसरे प्रोसेस को जो है वो सीपीयू जो है वो दिया जाता है, तो उसमें ये ज़रूरी होता है कि आपने उस टाइम पे प्रोसेस की जो स्टेट थी और उस टाइम पे जो उसकी जब उसको आपने हम स्टॉप कर रहे हैं, किसी प्रोसेस को पॉज कर रहे हैं, तो उस टाइम उसकी कौन सी इंस्ट्रक्शन रन हो रही थी वो हमने लाजमी सेव करनी है। और वो सेव करता है प्रोग्राम काउंटर कि नेक्स्ट टाइम जब उसने फिर एग्जीक्यूट होना है, फिर उसको सीपीयू साइन होना है, तो फिर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो कि नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है नेक्स्ट टाइम। ये इंफॉर्मेशन हमारे प्रोग्राम काउंटर में होती है
किसी भी प्रोसेस की नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होनी है, इसकी इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर में होती है पीसीबी के अंदर। और पीसीबी के अंदर तीसरी जो इंफॉर्मेशन है वो है सीपीयू रजिस्टर्स। The registers vary in number and type depending on the computer architectures. They include accumulators, index registers, stack pointers, and general purpose registers, plus any condition code information. And along with the program counter, this state of information must be saved when the interrupt occurs to allow the process to continue correctly afterwards. CPU registers जो होते हैं, जो प्रोसेस ने यूज़ करने होते हैं CPU के, उनकी इंफॉर्मेशन भी PCB के अंदर होती है कि कौन कौन से रजिस्टर जो है वो उसने यूज़ करने होते हैं। रजिस्टर आपको पता है कि स्मॉल स्पेस ऑफ मेमोरी होती है विद इन CPU, जो फास्टली एग्जीक्यूशन के लिए जो कुछ डाटा जो होता है वो उसमें ही प्रोसेस अपना रखते जाते हैं, ताकि मेमोरी से डाटे को दोबारा लोड करने में जो टाइम ज़्यादा लगता है तो रजिस्टर से वो जल्दी से क्विकली से पिकअप कर लेते हैं। ठीक हो गया। ये हमने पीसीबी में देख लिया। प्रोसेस स्टेट होती है, प्रोग्राम काउंटर होता है, सीपीयू रजिस्टर होता है। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सी इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट सीपीयू स्केजुलिंग इंफॉर्मेशन भी होती है पीसीबी में। दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड अ प्रोसेस प्रायोरिटी पॉइंटर्स टू स्केड्यूल क्यूज एंड एनी अदर स्केजुलिंग पैरामीटर। स्केड्यूल क्यूज वगैरह क्या होती हैं ये भी हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके अलावा कौन सा प्रोसेस जो है वो किस टाइम पे उसको रन करना है, सीपीयू स्केजुलिंग में आता है। ये इंफॉर्मेशन भी पीसीबी में होती है। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। दिस इंफॉर्मेशन में इंक्लूड सच इंफॉर्मेशन सच एज द वैल्यू ऑफ द बेस लिमिट रजिस्टर्स and the page tables or the segment tables depending on the memory system used by the operating system। जैसे कि बेस और लिमिट रजिस्टर्स की वैल्यूज जब हम मेमोरी मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया था कि मेमोरी के प्रोटेक्शन के लिए ये दो रजिस्टर यूज़ किए जाते हैं और इनके जरिए इनको यूज़ करते हुए बेस और लिमिट को डिफाइन करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट करता है मेमोरी को। तो ये जो प्रोसेस की इंफॉर्मेशन होती है बेस और लिमिट रजिस्टर की, ये मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रोसेस की वो भी पीसीबी में होती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ सीपीयू एंड रियल टाइम यूज्ड, टाइम लिमिट्स, अकाउंट नंबर, जॉब और प्रोसेस नंबर एंड सो ऑन। उसके अलावा किसी प्रोसेस ने कितने टाइम के लिए सीपीयू यूज़ करनी है, कितने टाइम के लिए उसने दूसरे प्रोसेस जो है वो काम करने हैं। टाइमिंग की जो मैनेजमेंट होती है, अमाउंट ऑफ सीपीयू, रियल टाइम यूज़, टाइम लिमिट्स, अकाउंट नंबर्स, जॉब और प्रोसेस नंबर, और इसके अलावा किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड कि इसका प्रोसेस नंबर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो अकाउंट से रिलेटेड होती हैं वो भी पीसीबी में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहलाती हैं और ये पीसीबी के अंदर होती है। IO status information, the information include the list of IO devices allocated to the process, a list of open file and source। इसके अलावा प्रोसेस को जितनी IO devices allocate हो चुकी होती हैं या होनी है वो सारी इंफॉर्मेशन भी पीसीबी के अंदर होती है। नेक्स्ट ये स्टेट्स थी हमारी न्यू, रनिंग, वेटिंग, रेडी एंड टर्मिनेटेड, डिस्कस हो चुकी हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होता है वो है प्रोसेस स्केजुलिंग। प्रोसेस स्टेट्स की बात हो गई, प्रोसेस के स्टेट के ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस हो गए, एम भी हो गए, गोल भी हो गए। उसके अलावा जो है हमने पीसीबी के बारे में भी देख लिया जी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, टास्क कंट्रोल ब्लॉक है। हर प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है जिसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती हैं। उसके अलावा जो इंफॉर्मेशन अभी हमने डिस्कस की, प्रोसेस स्टेट होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, सीपीयू रजिस्टर होता है, सीपीयू स्केजुलिंग की इंफॉर्मेशन होती है, मेमोरी मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन होती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड आईओ स्टेटस की इंफॉर्मेशन होती है। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस स्केजुलिंग क्या है। Process scheduling, the objective of multi-programming is to have some process running all the time
so as to maximize CPU utilization. मल्टी प्रोग्रामिंग, मोर देन वन प्रोग्राम जब रन कर रहे होते हैं तो उनका मेन जो पर्पस होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का वो ये होता है कि मोर देन वन प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन करनी होती है। तो उसके बाद जो है द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम शेयरिंग इज टू स्विच द सीपीयू अमंग प्रोसेसर so frequently that user can interact with each program while it is running. अच्छा जी, मल्टी प्रोग्रामिंग का हमने बेनिफिट ये देखा था और हमने इसका पर्पस ये था कि हमने मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन करनी है, अपने रिसोर्स को वेस्ट नहीं करने। टाइम शेयरिंग में ये होता है कि सीपीयू जो होता है वो स्विच कर रहा होता है प्रोसेसेस के दरमियान में इतना फ्रिक्वेंटली कि हमें लग रहा होता है कि हमारे प्रोग्राम जो है वो एडवांस ही रन हो रहे होते हैं। A uniprocessor system can have only one running process at given time if more process exist. यूनिप्रोसेस में ये होता है कि एक ही प्रोसेस जो होता है एक टाइम में रन होता है, लेकिन अगर मोर देन वन प्रोसेस अगर रन हो रहे हों एक टाइम में, द रेस्ट मस्ट, तो अगर एक के पास रिसोर्स है तो रेस्ट मस्ट वेट अंटिल द सीपीयू इज फ्री एंड कैन बी रीस्केड्यूल। अगर काफ़ी सारे प्रोसेस आगे हैं तो फिर एक अगर यूनि प्रोसेस है तो फिर एक तो वो ऑक्यूपाई कर लेगा प्रोसेस को, जब तक वो फिनिश नहीं होगा बाकी सबको वेट करना पड़ेगा। Switching the CPU from one process to another requires saving of the context of the current process and loading the state of the new process. अगर हमने एक के बाद दूसरा प्रोसेस जो एग्जीक्यूट करना होता है तो उसमें ये होता है कि हमें सीपीयू की स्टेट सेव करनी पड़ती है कि हमने एक प्रोसेस को कहाँ से स्टॉप किया है, पॉज किया है और अब नेक्स्ट टाइम हमने उसको कहाँ से रिज्यूम करना है। इट्स एंड लोडिंग द स्टेट ऑफ द न्यू प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ये कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाता है कि हमने switching the CPU from one process to another, saving the context of current process and loading the state of new process called context switching. नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्केजलिंग क्यूज, जो जब हम स्केजलिंग करते हैं तो स्केजलिंग क्यूज जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। स्केजलिंग क्यू, कंप्यूटर सिस्टम मेंटेन्स मैनी स्केजलिंग क्यूज। Here is a brief description of some of these queues. कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारी क्यूज होती है और कुछ क्यूज जो हैं वो हैं जॉब क्यू, रेडी क्यू एंड डिवाइस क्यू। अब वन बाय वन देखते हैं कि ये क्यू क्या है। जॉब क्यू, जॉब क्यू as processes enter the system they are put into a job queue. This queue consists of all processes. जैसे ही कोई प्रोसेस एंटर होता है सिस्टम में उसको एक क्यू जिसका नाम है जॉब क्यू वहां पुट कर दिया जाता है और जितने भी प्रोसेसेस होते हैं जो एंटर होते हैं वो वहां पे उनको रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारी रेडी क्यू। The processes that are residing in main memory and are ready and waiting to execute are kept on a list called ready queue. अब ऐसे प्रोसेस जो पहले एंटर हो चुके हैं लेकिन मेमोरी में भी लोड हो चुके हैं और अब वो बिल्कुल रेडी हैं और वेट कर रहे हैं सीपीयू का या रिसोर्स का, तो उनको जिस क्यू में रखा जाता है उसका नाम है रेडी क्यू। दिस क्यू इज जनरली स्टोर्ड एज a linked list. A ready queue header contains a pointer to the first and final PCB in the list. PCB जैसे कि आपको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बताया कि हर प्रोसेस का होता है तो इस के बारे में इंफॉर्मेशन भी जो है वो साथ में रखी जाती है। A new process is initially put in the ready queue until it's dispatched. जब न्यू प्रोसेस मेमोरी में लोड हो जाता है तो उसको जब तक उसको जो है वो सीपीयू या दूसरा रिसोर्स जो उसको रिक्वायर नहीं मिल जाता उसको हम कहाँ रखते हैं, रेडी क्यू में। उसके बाद है डिवाइस क्यू। डिवाइस क्यू, व्हेन अ प्रोसेस इज एलोकेटेड द सीपीयू इट एग्जीक्यूट्स फॉर अ व्हाइल एंड इवेंचुअली क्विट्स, is interrupted or waits for a particular event such as completion for an IO request.
In this case, in the case of an IO request, the device may be busy with the IO request of some other process. Hence, the list of process waiting for a particular IO device is called device queue. Each device has its own device queue. डिवाइस क्यू क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी प्रोसेस था, वो एग्जीक्यूटिंग कर रहा था, सीपीयू यूज कर रहा था, और उसको उसी दौरान जो है वो किसी आईओ की ज़रूरत पड़ी। वो आईओ यूज करने के लिए जब गया तो उसने देखा कि वो आईओ ऑलरेडी किसी और के प्रोसेस के पास ऑक्युपाइड है, तो फिर उसको उस आईओ के लिए वेट करना था। तो वो उस आईओ डिवाइस के लिए वेट कहाँ पे करेगा? आईओ क्यू में, डिवाइस क्यू जिसको बोलते हैं, और उससे रिलेटेड जो है आईओ क्यू। जिस भी डिवाइस, फॉर एग्जांपल वो आईओ के लिए वेट कर रहा है तो वो आईओ क्यू में होगा। कोई और डिवाइस थी इनपुट आउटपुट की, तो वो उस क्यू में जाके उसका वेट करेगा कि वो उसको फ्री करे तो मैं इसको यूज करूँ उस रिसोर्स को। ईच डिवाइस और हर डिवाइस की अपनी आईओ क्यू होगी। और ये एक तो ये है कि आईओ के लिए वेट करने की सूरत में वो ऐसे करेगा, और दूसरा अगर कोई इंटरप्ट अकर हो जाती है तो उस सूरत में भी वो डिवाइस क्यू में वेट करेगा। इवेंट ऑफ प्रोसेसेस। अब प्रोसेसेस के डिफरेंट इवेंट कौन से हैं? प्रोसेस इज इनिशियली पुट इन द रेडी क्यू until it is dispatched. Once the process is executed, the several events could occur. कौन से इवेंट्स अकर हो सकते हैं? द प्रोसेस कुड इशू एन आईओ रिक्वेस्ट एंड देन बी प्लेस्ड इन एन आईओ क्यू। ये अभी जो हमने क्यूज डिस्कस की हैं उससे ही रिलेटेड है कि प्रोसेस के डिफरेंट इवेंट्स ये होते हैं कि प्रोसेस ने जब आईओ की रिक्वेस्ट की है तो हो सकता है कि वो आईओ क्यू में चला जाए, उसको रखा जाए। द प्रोसेस कुड क्रिएट ए न्यू सब प्रोसेस एंड वेट फॉर इट्स टर्मिनेशन। और ये भी हो सकता है कि प्रोसेस ने कोई और सब प्रोसेस क्रिएट कर दिया और अब वो टर्मिनेशन के लिए वेट कर रहा है। द प्रोसेस कुड रिमूव फोर्सिबली फ्रॉम द सीपीयू एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंटरप्ट एंड बी केप्ट इन द रेडी क्यू। और ये भी पॉसिबल है कि प्रोसेस को फोर्सफुली जो है सीपीयू जो है उससे ले लिया गया है और अब उसको इंटरप्ट अकर हो जाती है उस पर और उसको रेडी क्यू में रखा जाता है कि फिर वो नेक्स्ट जब उसको सीपीयू असाइन किया जाता है वो रेडी क्यू से फिर रनिंग में आ जाता है और उसको सीपीयू जब असाइन हो जाता है। अब ये है कि फोर्सफुली सीपीयू कैसे ले सकते हैं, ये स्केजुलिंग के कुछ एल्गोरिदम है जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें देखेंगे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव स्केजुलिंग। उसमें ये होता है कि प्रिमिटिव में और ये नॉन प्रिमिटिव में कि हम नॉन प्रिमिटिव में सीपीयू जो है वो अलाउ नहीं होता फोर्सफुली हम उसे ले सके, लेकिन कुछ ऐसे एल्गोरिदम है जिनमें अलाउ होता है कि हम फोर्सफुली सीपीयू फ्री करवा सकते हैं, ले सकते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस को असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं स्केजुलर्स। स्केजुलर कौन कौन से हैं? Scheduler are process migrate between the various scheduling queues throughout its lifetime. The operating system must select for scheduling purpose process from these queues in some fashion. अब बात ये हो रही है, पहले स्केजुलिंग हमने की, क्यूज के बारे में डिस्कस किया। अब जब क्यूज में जो डाटा होता है तो वहां से डाटा किस तरतीब से, किस सीक्वेंस से कैसे सिलेक्ट करना है, किस फैशन से सिलेक्ट करना है, किस प्रायोरिटी पे सिलेक्ट करना है, इस चीज़ को जो डिस्कस करना है वो उसको द अप्रोप्रिएट स्केजुलर जो होते हैं वो कैरी आउट करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब जो क्यूज में डाटा आ गया आईओ क्यू में, डिवाइस क्यू में, रेडी क्यू में, तो अब वहाँ से किस वे में डाटे को किस प्रायोरिटी पे कैसे सिलेक्ट करना है, वो जो है वो ये काम स्केजुलर्स करते हैं। ये काम स्केजुलर्स करते हैं और स्केजुलर्स में दो मेन टाइम जो होती हैं, एक है लॉन्ग टर्म, दूसरा है शॉर्ट टर्म स्केजुलर। लॉन्ग टर्म स्केजुलर क्या करता है? सिलेक्ट विच प्रोसेस शुड बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू फ्रॉम द जॉब पूल दैट इज द लिस्ट ऑफ ऑल जॉब्स इन द सिस्टम। जैसे ही कोई जॉब सिस्टम में एंटर होती हैं तो वो जॉब पूल में होती हैं और वहाँ से उसको रेडी क्यू मतलब मेन मेमोरी में लोड करके वेट प्रोसेस सीपीयू के लिए जहाँ पे वेट करते हैं वहाँ पे जो लोड करता है स्केजुलर उसको हम कहते हैं कि ये जी लॉन्ग टर्म स्केजुलर है। उसके बाद शॉर्ट टर्म स्केजुलर और इसको बोलते हैं सीपीयू स्केजुलर भी।
सिलेक्ट विच प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट सीपीयू। ये जो शॉर्ट टर्म स्केजुलर है ये काम करता है कि जो रेडी में प्रोसेस पड़े होते हैं सीपीयू का वेट कर रहे होती हैं, उनमें से डिसाइड करता है कि रेडी में जो प्रोसेसेस हैं उनमें से किसको प्रोसेस सीपीयू जो है वो एलोकेट करना है। ये काम शॉर्ट टर्म स्केजुलर का है। अब यही टॉपिक जो है स्केजुलर के बारे में, नेक्स्ट एक और स्केजुलर भी है, वो डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है जी? ठीक है जी। मैम हाँ जी,